अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर बन गए हैं और 20 जनवरी 2025 को वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। उनकी इस गैर मामूली जीत के बाद कल मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने उन्हें फ़ोन करके मुबारकबाद देते हुए व्हाइट हाउस आने की दावत दी। साथ ही अब से कुछ देर पहले सदर बाइडेन ने कौम से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी की शिकस्त को तस्लीम करते हुए कहा कि आप सिर्फ जीत के वक्त अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं कर सकते, हम अवाम का फैसला तस्लीम करते हैं। 20 जनवरी को हम पुरअमन तरीके से इक़्तिदार की मुंतकली यकीनी बनाएंगे। इसी तरह सदारती इंतखाब में उनकी मद्दे मुकाबिल डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस ने भी अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए ट्रंप को मुबारकबाद दी है। ट्रंप जीत गए। बहुत से लोगों की तवक्कात के बरक्स अब वो सुपर पावर अमेरिका के नए सरबराह होंगे। उनकी व्हाइट हाउस में वापसी कई हवालों से अहम है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब दुनिया में चंद गैर मामूली तनाज़ात चल रहे हैं और इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए उनके कई वादों पर अमल दरामद भी दुनिया भर के लिए अहमियत का हामिल है। जबकि ट्रंप की जीत से पाकिस्तान में इमरान खान और उनकी जमात और उनके हामियों की उम्मीदें भी वाबस्ता हो गई हैं। इमरान खान खुद ट्रंप की कामयाबी खुशाइंद करार दे रहे हैं, जबकि उनके करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी ने तो ट्रंप की टीम से मिलने की तैयारियां भी कर ली हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों और अपने बुकला से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने ट्रंप की जीत पर कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को 47वां अमरीकी सदारती इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। मुझे उम्मीद है कि सदर ट्रंप कम अज़ कम न्यूट्रल होंगे और जो बाइडेन की तरह नहीं होंगे, जिन्होंने बाजवा की तरफ से हुसैन हक्कानी को इस्तेमाल करके जो मेरे खिलाफ लॉबी की गई उस पर यकीन कर लिया। मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा, इमरान खान ये कह रहे हैं। जबकि उनके करीबी दोस्त और पीटीआई के सीनियर रहनुमा जुल्फी बुखारी, जो इस वक्त बरतानिया में मुकीम हैं, उन्होंने ट्रंप की टीम से मिलने के लिए अमेरिका जाने का ऐलान कर दिया है ताकि वो उनसे इमरान खान की रिहाई से मुतालिक बात कर सकें। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक लंदन में मुकीम इमरान खान के करीबी दोस्त और पीटीआई की साबिका हुकूमत में काबीना के रुकन जुल्फी बुखारी ने ऐलान किया है कि वो वाशिंगटन जाएंगे, जहां वो अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अरकान, ट्रंप की बेटी और दामाद से मुलाकात का इरादा रखते हैं ताकि उनसे जेल में कैद पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान और उनके पार्टी के साथ होने वाली नाइंसाफियों पर बात कर सकें। द न्यूज़ से बात करते हुए जुल्फी बुखारी ने बताया कि वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के टीम मेंबर्स और ख़ानदान के अफराद से राब्ते में रहे हैं, जिनमें उनके दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इमरान खान की जेल से रिहाई के हवाले से ट्रंप से बात करने का इरादा रखते हैं, तो जुल्फी बुखारी ने कहा कि वो वाशिंगटन जाने से कबल इक़्तिदार की मुंतकली का इंतजार करेंगे और इसके बाद वाशिंगटन जाकर वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, जमहूरी इक़्तिदार के खात्मे और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की खराबी, बिलखुसूस इमरान खान के केस पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर बात करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और दामाद मेरे ज़ाती दोस्त हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की टीम के कई अरकान के साथ भी मेरा राब्ता है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को अदालतों की जानिब से सुनाई गई सज़ाओं पर मेरे साथ तशवीश का इज़हार कर चुके हैं। जुल्फी बुखारी के मुताबिक ट्रंप के दिल में इमरान खान के लिए नरम गोशा है, उनमें दोस्ती है और दोनों के दरमियान ताल्लुक़ को जोड़ने वाले तजर्बात भी मुश्तरक हैं। बिलखुसूस दोनों ने अपनी हुकूमत के अख्तिताम के बाद जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना किया है, इस वक्त तहरीक इंसाफ इमरान खान और ट्रंप का मवाजना कर रही है, दोनों को एक जैसा साबित करने की कोशिश कर रही है, दोनों की सियासी स्ट्रगल को एक जैसा करार दे रही है। मगर माजी में ऐसे मवाजने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खुद इमरान खान नाराज़ हो जाते थे और इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप का मवाजना नवाज शरीफ से करते थे। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कॉल की तो नून लीग बहुत खुश हुई, मगर उस ज़माने में इमरान खान से हामिद मीर साहब ने सवाल किया कि आपका और ट्रंप का मवाजना किया जाता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ट्रंप और नवाज शरीफ एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों ने अपने ख़ानदान और बच्चों को सियासत में शामिल कर लिया है। फिर इमरान खान वज़ीर आज़म बने और उनकी ट्रंप से मुलाकातें हुई और ताल्लुकात कायम हुए, तो फिर बाद में नून लीग इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप का मवाजना करने लगी। बहरहाल अब जुल्फी बुखारी को इमरान खान की रिहाई के लिए ट्रंप से उम्मीदें हैं। उनकी तरह पीटीआई के चंद दीगर रहनुमा भी ट्रंप की कामयाबी से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। मगर इमरान खान की बहन अलीमा खान का मौक़िफ़ उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अलीमा खान ने ट्रंप के हवाले से कहा था कि ट्रंप क्या हमारा अब्बा है या हम उसकी कॉलोनी हैं, ट्रंप अमेरिका के सदर बन रहे हैं और हम पाकिस्तानी हैं। जबकि इस हवाले से आज दफ्तर खारजा का बयान भी सामने आया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ देरीना ताल्लुकात है, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। लेकिन क्या अमेरिका नए सदर की क़यादत में इमरान खान के बारे में कोई इक़दाम उठाएगा और इमरान खान के हामियों की ट्रंप से वाबस्ता उम्मीदें पूरी होंगी? सहाफ़ी कामरान यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक जब डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2016 में पहली बार अमेरिकी इंतखाबात जीते थे
तो उन्होंने जीत के फौरन बाद सिक्योर लाइन पर कॉल करके उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से बात की थी। ट्रंप और नवाज शरीफ की गुफ्तगू का जो तहरीरी रिकॉर्ड उस वक्त वज़ीर आज़म ऑफिस ने जारी किया था वो बेहद गैर मामूली था और ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान के बारे में मौक़िफ़ से मुतज़ाद था। बहुत से लोगों के लिए ये हैरत का बाइस था कि ट्रंप ने पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क करार दिया। ये वही ट्रंप थे जिन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार पर सवाल उठाए थे और उसके जौहरी हथियारों के प्रोग्राम के बारे में भी बात की थी। मगर ट्रंप का यही अंदाज है जो उनके गैर रिवायती क़यादत करने के स्टाइल की अक्कासी करता है, जिसकी वजह से उनकी पॉलिसियों में अक्सर गैर मुतवक्के फैसले सामने आते हैं। ट्रंप की जानिब से नवाज शरीफ को हल्फ उठाने से पहले ही फ़ोन करने की एक वजह यह भी थी कि अफगानिस्तान में तैनात हज़ारों अमरीकी फ़ौजी एक बेनतीजा जंग में फंसे हुए थे। ट्रंप ने हमेशा गैर मुल्की जंगों की मुखालफत की है। वो अफगान जंग को एक बड़ी गलती करार देते थे और वो चाहते थे कि अमेरिका अपनी फ़ौज को जल्द अज जल्द वापस बुला ले, मगर ये अमल पाकिस्तान के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था। जबकि इक़्तिदार में आने के बाद ट्रंप ने अपने इंतखाबी वादों के मुताबिक पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से मिलने वाली तमाम फ़ौजी और गैर फ़ौजी इमदाद बंद कर दी। हालांकि ऐसी इमदाद पहले ही से बहुत कम हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद ट्रंप ने अफगानिस्तान में एक मुआहिदा करने में पाकिस्तान की मदद हासिल करने की कोशिश की ताकि अमेरिका की इज्जत बचाई जा सके। यही वो वक्त था जब ट्रंप ने इमरान खान से बराह रास्त बात की थी। पाकिस्तान ने इस मौके से फौरी फ़ायदा उठाने की कोशिश की क्योंकि अफगानिस्तान हमेशा से ही पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बुनियाद रहा है। ट्रंप ने अपने गैर रिवायती तर्ज हुक्मरानी को अपनाते हुए इमरान खान के साथ बराह रास्त रब्ता कायम किया। यह रब्ता ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मदद से मुमकिन हुआ, जो इमरान खान के बड़े मद्दाह थे। पाकिस्तान और व्हाइट हाउस के दरमियान बराह रास्त बातचीत के नतीजे में ट्रंप ने इमरान खान को वाशिंगटन आने की दावत दी। अमरीकी क़यादत के अंदर ऐसे लोग थे जो इस दावत के हक़ में नहीं थे, खासतौर पर जब तक अफगान मुआहिदा मुकम्मल ना हो जाए। मगर ट्रंप ने अपनी दावत पर अमल करते हुए इमरान खान को अमेरिका बुला लिया और उन्हें एक अच्छा दोस्त करार दिया। इसके बाद भी दोनों के दरमियान कई मुलाकातें हुई, मगर इन मुलाकातों से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आई। मगर इसके बाद जब जो बाइडेन ने 2020 में व्हाइट हाउस का इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म यानी इमरान खान को रस्मी तारुफी कॉल तक नहीं की, जिससे ये तासुर मज़ीद मजबूत हुआ कि वाशिंगटन अब इस्लामाबाद को अपनी खारजा पॉलिसी की अव्वलीन तरजीह नहीं समझता है। उस वक्त के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुतअद्दिद बार इस हवाले से बात की। जो बाइडेन जब से सदर बने हैं उन्होंने मोदी से बात की, दीगर इत्तेहादियों से बात की, दौरा भी एक कर लिया, अब्दुल्ला और अशरफ गनी को बुला भी लिया मुलाकात के लिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अब तक बात नहीं की है, क्या कोई नाराज़ी है, क्या दूसरे मामलात हैं, क्या वजह है? नहीं, हम तो नहीं तासुर हम समझते हैं कि नाराज़ हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आफादियत से और अहमियत से वो बिल्कुल नावाकिफ़ नहीं है। मैं समझता हूँ उनकी अपनी तरजीहात हो सकती हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी उजरत नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ जो है बड़ा वाज़े और गैर मुबहम तरीके से उन तक पहुँचा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल थी। कामरान यूसुफ की खबर में मज़ीद लिखा है, अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज की वापसी ने पाकिस्तान की अहमियत को वाशिंगटन की नज़र में कम कर दिया। 2016 से लेकर अब तक हालात बहुत बदल चुके हैं। आज दुनिया बहुत ज़्यादा गैर मुस्तहकम हो चुकी है, ख़ास तौर पर ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत के मुकाबले में। यूक्रेन में जंग जारी है जिससे यूरोप अपनी बका के लिए एक संगीन खतरा समझता है। फिर मशरिक़ वस्ता में भी बहरान की सूरत हाल है और इसराइल गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे के बाद अब लेबनान में अपनी नस्लकुशी के मंसूबों को जारी रखे हुए है। इस पस मंज़र में ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखती है? माहिरीन खारजा पॉलिसी का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के हामियों में उम्मीदें होंगी, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप की हुकूमत के पास हल करने के लिए बहुत से दीगर मसाइल मौजूद हैं और पाकिस्तान इस फहरिस्त में शायद ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है। मगर इमरान खान के हामी ट्रंप की जीत पर खुशी का इजहार कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो अपने अच्छे दोस्त की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। जबकि इस हवाले से जनूबी एशिया के उमूर पर नज़र रखने वाले खारजा उमूर के माहिर माइकल कुगलमैन का कहना है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हामियों को उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की सूरत हाल पर तवज्जो दिलाने के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कुछ ना कुछ बयान देंगे। इमरान खान के हामियों में 6 लाख से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल पाकिस्तानी अमरीकी कम्यूनिटी भी शामिल है। उनका मानना था कि अगर ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब हुए तो वो इमरान खान की हिमायत में आवाज़ उठाएंगे। जब ट्रंप अमेरिका के सदर थे तो उन्होंने इमरान खान से कई मुलाकातें की। दोनों की व्हाइट हाउस में भी एक मुलाकात हुई थी और ट्रंप ने इमरान खान को एक अच्छा दोस्त भी करार दिया था। ताहम ये मुलाकातें ज़्यादातर ज़ाती दोस्ती की बजाय ट्रंप के अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के अमल को आगे बढ़ाने के लिए इमरान खान के जरिए तालिबान से मुलाकातों का इंतजाम करने की कोशिशों का हिस्सा थी। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में इमरान खान के बारे में खामोशी से यह जाहिर होता है कि ना तो इमरान खान और ना ही पाकिस्तान
ट्रंप की तरजीहात में शामिल हैं और इससे ये इंदिया मिलता है कि इमरान खान के हामियों की उम्मीदें शायद पूरी ना हों, क्योंकि ट्रंप की तवज्जो ज़्यादातर दाखिली मसाइल और दीगर आलमी उमूर पर मरकूज़ है, ना कि पाकिस्तान या इमरान खान के मामले पर। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब। हुसैन हक्कानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ट्रंप के इंतखाब के बाद पाकिस्तान पर, खित्ते पर क्या असरात होंगे, सब पर आपसे बात करेंगे। आप इस हवाले से लिखते भी रहते हैं, तबसरा भी करते हैं, मगर इमरान खान आज भी आपको नहीं भूले। आज भी जब जेल में उन्होंने सहाफ़ियों से बात की तो उन्होंने कहा कि बाइडेन से कम से कम ट्रंप बेहतर होंगे, क्योंकि बाइडेन ने बाजवा के कहने पर हुसैन हक्कानी की तरफ से जो लॉबी की गई मेरे खिलाफ, उस पर यकीन कर लिया था। ट्रंप कम से कम न्यूट्रल होंगे, मैं तवक्को किए हुए हूँ। तो आपकी जो लॉबिंग थी उसकी वजह से हुआ जो कुछ हुआ। भाई, मैं इमरान खान साहब का बड़ा ममनून हूँ कि वो वक्तन फ़वक्तन याद करते रहते हैं और मैं भी उनको याद करता हूँ और उनका खैरखाही हूँ। खुदा करे कि वो समझदारी करें और अपने आप को इस मुश्किल से निकालें जिसमें वो फंस गए हैं और उस ख्वाब से निकालें जो उन्होंने अपने लिए ये बुन लिया है। हकीकत ये है कि अगर आपको याद हो तो 2017 में ख्वाजा आसिफ साहब, जो उस वक्त के वज़ीर दिफा थे, उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि जो सदर ट्रंप की पॉलिसी जनूबी एशिया के बारे में आई थी 2018 में, वो मैंने लिखी। तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि भाई, अमेरिका को समझने की कोशिश करें, ना कि हर चीज़ को ऐसे ही समझें कि जैसे सियालकोट की सियासत है। अब इमरान खान साहब को भी मैं यही मशवरा देना चाहता हूं कि क्योंकि उनके कान कच्चे हैं और उनको लोग आके उनके कान भर देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सदर बाइडेन जैसा सियासी तौर पर तजुर्बाकार आदमी भी किसी के कान भरने से पॉलिसी बनाएगा। ये अमेरिका की पॉलिसी थी। अमेरिका में बहुत सारे सियासी डिस्कशंस होते हैं, फिक्री काम होता है, पेपर्स लिखे जाते हैं। मुमकिन है कि मेरी कुछ तहरीरों से किसी ने कोई राय बनाई हो, लेकिन ना तो मैं कभी लॉबिस्ट था ना हूं, और अगर लॉबिस्ट होता तो इस वक्त पीटीआई से बहुत सारे पैसे लेकर उनको इस काम पे लगाया हुआ होता मैंने कि तुम्हारा सब काम बस हो जाएगा और इतने पैसे मुझे दे दो, जैसा बाज लोग कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा दाग सजदा मेरे नाम पर नहीं है। अच्छा, और इस उम्मीद पर क्या कहिएगा? आप अमरीकी निज़ाम को जानते हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर एक अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। अब पीटीआई उनसे उम्मीद का भी इजहार कर रही है और जुल्फी बुखारी साहब तो ये कह रहे हैं कि उनके ज़ाहिर उनकी बेटी, उनके दामाद से कुछ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जाएंगे और बात करेंगे उनकी इंतज़ामिया लोगों से, ताकि पीटीआई का मामला इस हवाले से उठाया जाए। क्या कुछ हो सकता है ऐसा कि जिससे पीटीआई को फ़ायदा हो ट्रंप के सदर बनने का? देखिए, पहला सवाल यह है कि जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप बरसर इक़्तिदार थे तो क्या उन्होंने किसी भी मुल्क में किसी मारूफ सियासी शख्सियत को जेल से रिहा कराने के लिए कोई काविश या कोशिश की? इस पर ज़रा एक मैं कहूँगा कि तहकीकी नज़र लोग डाल लें। दूसरी बात यह है कि ज़ाती ताल्लुक़ की बुनियाद पर ऐसा तो ज़रूर हो सकता है कि वो एक आध कोई फ़ोन कॉल कर दें या ट्वीट कर दें, लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त अमेरिका के पास पाकिस्तान पर दबाव डालने का कौन सा ज़रिया मौजूद है? IMF का प्रोग्राम मंजूर हो चुका है और अमेरिका अकेला अब डिसीजन मेकर IMF में नहीं रहा। अफगानिस्तान से अमेरिका की फ़ौजें वापस जा चुकी हैं। अमेरिका को पाकिस्तान की उसके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिका ने अपने बजट में इस साल के पाकिस्तान के को 35-45 मिलियन डॉलर रखे हैं। इसमें इमदाद भी शामिल है, उनकी एम्बेसी के अखराजात भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप वैसी हुकूमत क्या खर्चा कम करने की बातें कर रहे हैं, तो अब वो क्या दबाव डालेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार ऐसा फैसला करें जो उनके अपने मफाद में ना हो? एक सूरत हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी किताब है आर्ट ऑफ द डील, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं डील करा सकता हूं, कि वो पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार की और इमरान खान की डील कराने की कोशिश करें। तो उसमें इमरान खान साहब का वो बयानिया ख़त्म हो जाएगा कि वो तो कभी किसी से मज़ाकरात करके, बातचीत करके अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं होते। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो उम्मीदें हैं ये रियलिस्टिक हैं। मुमकिन है कि कुछ यकीनन कोशिश होगी और जुल्फी बुखारी साहब भी जाएंगे और जो बाकी उनके बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर हैं अमेरिका में जो काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं लॉबिंग के ऊपर, वो सब करेंगे। लेकिन मुझे डोनाल्ड ट्रंप की तरजीहात में कहीं ये बात फिट होती नज़र नहीं आती। जनूबी एशिया के बारे में आज तक अगर उन्होंने बात की है तो वो वज़ीर आज़म मोदी की है, या फिर उन्होंने पिछले दिनों एक ट्वीट में
बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की कि उसने बांग्लादेश में हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का सबूत दिया है। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ना कोई ट्वीट दी, ना कोई बयान दिया, ना कोई कुछ कहा। तो अचानक कैसे होगा कि जिस चीज़ को उनकी इंतखाबी मुहिम में कोई तरजीह हासिल नहीं थी, वो उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हो जाएगी? ये कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तो मतलब ये कि होने को दुनिया भर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा इशारा नहीं मिल रहा जिसकी वजह से ये बात लगे कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा, और ट्रंप किसी, क्योंकि जाना जाता है कि लाजमी नहीं है कि हर बात बहुत कैलकुलेटेड कर रहे हों या वो ही बोल रहे हों जो वो असल में प्रैक्टिकली भी करेंगे, मगर पाकिस्तान के ऊपर क्या दबाव नहीं पड़ जाएगा अगर वो किसी सवाल के जवाब में या वैसे कोई ऐसी बात कह दें इमरान खान साहब के हवाले से? तो क्या यहाँ पर कम अज़ कम जिस निज़ाम को आप समझते हैं पाकिस्तान में, आपने अच्छी तरीके से और करीब से देखा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होंगी? पाकिस्तान में वावेला तो अभी भी हो रहा है और शायद तब भी हो जाए कि ट्रंप साहब ने कह दिया। लेकिन अगर आपको याद हो तो ट्रंप साहब ने 2018 का जब नया साल आ रहा था तो पहले ही दिन उन्होंने जो ट्वीट की थी वो पाकिस्तान के बारे में ये की थी कि मैं सबक सिखाऊंगा, ये सब कुछ करूंगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई सबक नहीं सिखाया और उल्टा उनको जब किसी ने कहा कि इमरान खान साहब से मिल लें तो इमरान खान को उन्होंने बुला भी लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई पॉलिसी तब्दील नहीं की। ये राय है लोगों की कि वो उनका मिजाज जो है वो मुतलवन मिजाज है, शख्सियत हैं वो मर्क्यूरियल शख्सियत हैं, सीमाबी उनकी तबीयत है। लेकिन सीमाबी तबीयत में उनकी एक बात बड़ी यकीनी है और वो ये है कि वो अपना फ़ायदा देखते हैं और अब क्योंकि अमेरिका की जिम्मेदारी उन पर है तो वो अमेरिका का फायदा देखते हैं। तो इस सूरत में सबसे बड़ी मुश्किल ये आन पड़ेगी कि पीटीआई को ये वजाहत करनी पड़ेगी कि ट्रंप का इसमें क्या फायदा था और अमेरिका का क्या फायदा था कि उन्होंने इसमें दिलचस्पी ली। मेरा ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं, और इस वक्त सबको पता है कि इख्तियार किसके पास है, वो ठंडे मिजाज के साथ रहें। आखिर 9 मई को भी वो परेशान नहीं हुए थे, तो अब एक ट्वीट या एक बयान से क्या परेशान होंगे? मैंने ये देखा है कि 3 सरबराहाने हुकूमत से बात की है अभी मुंतखब होते ही ट्रंप साहब ने। एक नरेंद्र मोदी, एक सऊदी अरब के वली अहद और तीसरा उन्होंने इसराइल के वज़ीर आज़म से बात की है। अब इनमें से किसी ने, मेरा नहीं ख्याल कि उनसे इमरान खान साहब की सिफारिश की होगी, मगर क्योंकि इमरान खान साहब का पूरा बयान ये था कि, और अभी भी है, कि बाइडन हुकूमत के कान भर दिए गए तो वो मेरे खिलाफ हो गए, तो उन्होंने मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका न्यूट्रल हो जाएगा तो मेरे मामला ठीक हो जाएंगे। ये उनकी उम्मीदें हैं, किसी की उम्मीद के अंदर दखल नहीं देना चाहिए। सब। और विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, ज़ाहिर है जब भी कोई नई इंतज़ामिया आती है 2 बातें बहुत ज़्यादा की जाती हैं कि एक तो पाकिस्तान और जो चीन के ताल्लुकात हैं उस हवाले से क्या पॉलिसी होगी, फिर और दूसरा जो मामला है ज़ाहिर वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के हवाले से है। कभी खदशों का भी इज़हार किया जाता है, तबसरे भी हो रहे होते हैं, मगर हमने मोरलेस स्टेटस को ही देखा है मुख्तलिफ इंतज़ामिया जो आई और चली गई। आपको लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा अगर ट्रंप आ रहे हैं दोबारा? शाहजेब, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसके बारे में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे हैं और वो अमेरिका के लिए कोई इमीडिएट ख़तरा नहीं है। तो वो उसके ऊपर अब मेरा ये ख्याल है कि उस तरह की कोई बेचैनी या बेकरारी नहीं होती जो पहले हुआ करती थी। ना ट्रंप इंतज़ामिया ने इसमें कोई परेशानी का इजहार किया था पिछले बार जब वो हुकूमत में थे, ना सदर बाइडन की इंतज़ामिया ने किया। चीन के मामले में यकीनन अमेरिका सब पे दबाव डालता है और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अपना ख़ास एक नुक्ता बनाया है कि मैं चीन के ऊपर कुछ तिजारती दबाव भी डालूंगा, तो उस लिहाज से यकीनन पाकिस्तान और चीन की कुर्बत के ऊपर कुछ ना कुछ दबाव हम पर आएगा। लेकिन एक और मौजू है जिस पर आपको तवज्जो करनी चाहिए और वो ये है कि जो आइसिस है खुरासान की, वो अब एक काफ़ी बड़ा चैलेंज बनती जा रही है और वो अफगानिस्तान में मौजूद है। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी नजरें जमाई हैं और पिछले दिनों को 3-4 ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें आइसिस के लोग अमेरिका में पकड़े गए हैं और वो वहाँ इस इरादे से गए थे कि वहाँ कुछ करें। तो अगर उसको तवज्जो दे दी डोनाल्ड ट्रंप ने तो फिर उनका दोबारा पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ दिलचस्पी उसकी वजह से पैदा हो सकती है। लेकिन ये तीनों जो मौज़ूआत हैं
इनमें से कोई मौजू ऐसा नहीं है जिसमें अमेरिका के हुक्मरानों को, जिम्मेदारों को पाकिस्तान के कमज़ोर सिविलियन सियासतदानों से बात करने की ज़रूरत हो। ये सारे मामलात ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान की असल मुक़्तदरा के हाथ में हैं, और उसकी तब्दीली तो पाकिस्तान में ही होगी जब भी होगी। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उसमें अमेरिका में जो भी हुक्मरान होगा वो यही सोचेगा कि अमेरिका के मफादात अगर पूरे होने हैं, चाहे वो आईसिस से मुताल्लिक हों, काउंटर टेररिज्म के ऑब्जेक्टिव से मुताल्लिक हों, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक हों, और चाहे वो चीन पाकिस्तान ताल्लुकात से मुताल्लिक हों, इन सब पर बात करने के लिए उनको मुक़्तदरा से ही राब्ता करना पड़ेगा। मतलब और जो पाकिस्तान में ज़ाहिर इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शंस हो गए, मगर जो जमहूरियत के हवाले से जिस किस्म के इलेक्शन हुए या फिर जो क्रैकडाउन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, उसकी उन्हें ज़रूर उम्मीद है कि कम से कम एक आवाज़ उठाई जाए। बाइडेन इंतज़ामिया भी उन्होंने बड़ी भरपूर कोशिश की, लॉबिंग करने की कोशिश की, मगर वो आवाज़ नहीं उठाई गई। अगर सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नहीं मगर ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ तब्दीली आएगी और कोई आवाज़ उठाई जाएगी? देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ है वो तो ये है कि दूसरे मुल्कों के मामलात में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, और वो इस बात के भी कायल नहीं है कि दूसरे मुल्कों में जमहूरियत को परवान चढ़ाना कोई अमेरिका की जिम्मेदारी है। वो अगर कोई जमहूरी मुल्क है जिसका सरबराह उनके साथ इत्तेफाक रखता है और उनके जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, तो वो उससे कुर्बत इख्तियार करते हैं। इसकी मसलन नरेंद्र मोदी के साथ बीबी नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, उनको भी वो एक मुंतखब नुमाइंदा हैं, लेकिन उनकी दोस्तियां जो हैं वो सदर पुतिन के साथ भी हैं, और वो उन्होंने किम जोंग उन को भी बुला लिया था बातचीत के लिए, और वो सारे के सारे उन अरब हुकूमतों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखते हैं जो मारूफ मानों में जमहूरी ममालिक नहीं हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई फ़र्क पड़ेगा तो वो तो मजमूई अमरीकी खारजा पॉलिसी में पड़ेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सदर बाइडेन की इस रवायत को जिंदा रखेंगे कि एक डेमोक्रेसी समिट हो और अमेरिका हर जमहूरी नाकामी के ऊपर तबसरा करे और दूसरे मुल्कों के इंतखाबात के बारे में बातचीत करे, या वो अपनी इस पॉलिसी पर कायम रहेंगे कि अमेरिका को जो अमेरिका ने अपने आप को पूरी दुनिया में फैलाया है उससे समेट के अमेरिका के अपने हालात बेहतर करने पर तवज्जो की जाए। कुछ मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने तकरीरें पूरी तरह नहीं पढ़ी, उन्होंने उनका जो रिपब्लिकन पार्टी का प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं मंशूर वो नहीं पढ़ा। इन सब को अगर पढ़ा जाए तो उनसे यही मिलता है तासुर कि ये मामलात वो हैं जिन पर वो तवज्जो देना नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को इस अहम ओहदे का दूसरी बार हल्फ उठाएंगे और उनके मद्दे मुकाबिल कमला हैरिस ने भी ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद दे दी है, लेकिन वाज़ेह रहे कि 2020 के इलेक्शन में ट्रंप जब सदर बाइडेन से हारे तो उन्होंने इलेक्शन नताइज को मानने से इनकार कर दिया। उनके हामियों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया और इस बार भी ट्रंप ने वाजे किया था कि अगर वो हारे तो मतलब धांधली हुई है, मगर कमला हैरिस ने इलेक्शन के नताइज को कबूल करते हुए ऐलान किया कि उन्होंने ट्रंप को मुबारकबाद दी है। वो पुरअमन ट्रांसफ़र ऑफ पावर को यकीनी बनाएंगी क्योंकि यही जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up and as long as we keep fighting. Now, I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results.
That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it. At the same time, in our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. I will never give up the fight for a future where Americans can pursue their dreams, ambitions, and aspirations, where the women of America have the freedom to make decisions about their own body and not have their government telling them what to do. To the young people who are watching, it is okay to feel sad and disappointed. On the campaign, I would often say, when we fight, we win. But here's the thing. Sometimes the fight takes a while. That doesn't mean we won't win. That doesn't mean we won't win. The important thing is don't ever give up. Don't ever give up. Don't ever stop trying to make the world a better place. You have power. You have power. And don't you ever listen when anyone tells you something is impossible because it has never been done before. ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा इस खित्ते की, खुद अमरीकी इत्तेहादियों की, ट्रंप पर नजरें हैं, क्या होने जा रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद आलमी सहाफती इदारों में दुनिया के बड़े तनाज़ात पर, ट्रंप की मुमकिन पॉलिसीज़ पर तजज़िये और तबसरे शाया हो रहे हैं और सबकी नज़रें अब इस बात पर हैं कि क्या ट्रंप आलमी तनाज़ात जैसा कि गजा जंग, यूक्रेन जंग और मशरिक़ वस्ता के हालात के साथ साथ चीन, रूस और यूरोप के साथ ताल्लुकात पर बाइडेन इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ का रुख मुकम्मल तौर पर मोड़ देंगे या फिर थोड़े बहुत रद्दोबदल के साथ ट्रंप को इन्हीं पॉलिसीज़ को जारी रखना पड़ेगा। वाज़ेह है कि ट्रंप इन तनाज़ात पर इलेक्शन मुहिम के दौरान अपनी पोजीशन अमरीकी अवाम के सामने रख चुके हैं, जो कि बाइडेन इंतज़ामिया की पॉलिसी से यकसर मुख्तलिफ है और इस पर अमल करते वक्त ट्रंप को बड़े चैलेंजेस के साथ साथ मुल्क के अंदर और बाहर से शदीद मुखालफत का सामना भी करना पड़ सकता है और अमरीका के दोस्त ममालिक और इत्तेहादी भी ट्रंप की मुमकिन पॉलिसीज़ के हवाले से फ़िक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। और इस हवाले से BBC में शाया होने वाले तज्ज़ियों के मुताबिक यूक्रेन जंग से मुताल्लिक डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को रूस के सदर पुतिन के साथ किसी डील पर पहुंचने पर कायल कर लेंगे। ये एक ऐसी डील भी हो सकती है जिसके नतीजे में शायद यूक्रेन को अपना कुछ ज़मीनी रकबा खोना पड़ जाए। यूक्रेन को यह खौफ भी लाहक होगा कि ट्रंप के दौर में फ़ौजी और माली इमदाद में कमी आएगी। लेकिन यहाँ ये बात गैर वाज़ेह है कि पुतिन यूक्रेन के साथ कोई मुआहिदा करना भी चाहेंगे या नहीं। लेकिन अगर रूस लड़ाई जारी रखता है तो शायद ट्रंप ये ना चाहें कि यूक्रेन उनकी निगरानी में शिकस्त खा जाए। ऐसा लगता है कि ट्रंप इस खित्ते में बढ़ने वाले तनाव के इम्कानात से भी खौफज़दा नहीं है। साथ ही ट्रंप ने मुंतखब होने की सूरत में इस तनाज़े को 24 घंटों के अंदर अंदर ख़त्म करने का वादा भी किया है। कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि शायद वो यूक्रेन की इमदाद में इजाफा भी कर दें, मगर ट्रंप 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूक्रेन को दी जाने वाली अरबों डॉलर्स की अमरीकी फ़ौजी इमदाद पर लंबे अरसे से तनकीद भी करते आए हैं। और साथ ही ट्रंप यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को एक बहुत बड़ा सेल्समैन भी करार दे चुके हैं और तंज़िया तौर पर कह चुके हैं कि ज़ेलेंस्की अमरीकी कांग्रेस के हर दौरे पर 100 अरब डॉलर्स ले जाते हैं। BBC ने अपने तज्ज़िये में मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक लिखा है कि ट्रंप के दूसरे दौरे इक़्तिदार में शायद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को हमास, हिज़्बुल्लाह और ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने में ज़्यादा छूट हासिल होगी। ऐसे में ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमला भी खारिज से इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। ये भी मुमकिन है कि ट्रंप मशरिक़ वस्ता में किसी बड़ी डील की हिमायत करें जिसका हिस्सा सऊदी अरब और इसराइल दोनों हों, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका गैर मुल्की तनाज़ात से ख़ुद को अलग करे।
गजा में जंग के हवाले से ट्रंप ने खुद को इसराइल का कट्टर हामी करार दिया है, लेकिन इसराइल पर जोर दिया है कि वो अपना ऑपरेशन खत्म कर दे। ट्रंप ने लबनान के साथ जंग भी खत्म करने का वादा किया है, लेकिन इसके बारे में कोई तफसील नहीं बताई। हालांकि जंग खत्म करने के लिए ये सबसे आइडियल वक्त है, क्योंकि खुद इसराइली फौज कह चुकी है कि उनके गजा में तमाम अहदाफ पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा लबनान में हिजबुल्लाह की लीडरशिप भी मारी जा चुकी है। इसके अलावा बीबीसी के मुताबिक चीन से मुतालिक ट्रंप पहले ही पॉलिसी दे चुके हैं कि वो अमेरिका में दाखिल होने वाली चीनी बरामदात पर टैक्स में इजाफा कर देंगे। ऐसे में एक तिजारती जंग शुरू हो सकती है, जिसके बैनुल-अक़वामी मईशत पर अच्छे असरात नहीं मुरत्तिब होंगे। ट्रंप ने कहा है कि चीन से दरामदात पर 60% इजाफी टैरिफ बर्दाश्त करना पड़ सकता है। कुछ माहिरीन इक़्तिसादियात ने खबरदार किया है कि इस तरह के इक़दामात से आम अमरीकी शहरियों के लिए अशिया की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा बीबीसी के मुताबिक यूरोप के बारे में ट्रंप पूरी कोशिश करेंगे कि यूरोप अपने दिफा पर खुद ज़्यादा पैसे खर्च करे और वो शायद अमेरिका आने वाली यूरोपीय मसनूआत पर भी टैक्स बढ़ा देंगे। कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ट्रंप का कोई भी ऐसा इकदाम यूरोप पर दबाव डालेगा कि वो अपने दिफा पर पैसे खर्च करें, मुआशी इस्लाहात लाएं और चीन के हवाले से पॉलिसी पर नज़रसानी करें। ट्रंप इलेक्शन मुहिम के दौरान अपनी अंदरूनी पॉलिसी से मुतालिक भी कुछ मुतनाज़ ऐलानात कर चुके हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप ने अमेरिका में दस्तावेज़ात के बगैर मुकीम तारिकीन वतन को बड़े पैमाने पर मुल्क बदर करने का वादा किया है। साथ ही साथ ट्रंप 6 जनवरी 2021 को इलेक्शन के नताइज को कबूल करने से इनकार करते हुए कैपिटल हिल पर हमले और फसादात में मुलव्विस अपने हामियों के लिए मुआफ़ी का ऐलान भी कर चुके हैं। बीबीसी के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि वो 6 जनवरी 2021 को वाशिंगटन डीसी में फसादात के दौरान जराइम के मुर्तकिब अफराद में से कुछ को आज़ाद कर देंगे। ट्रंप का कहना है कि उनमें से बहुत से लोग गलती से कैद हैं। इसके अलावा ट्रंप ने यह वादा भी किया हुआ है कि वो ओहदा संभालने के 2 सेकंड्स के अंदर अंदर उस प्रोसिक्यूटर को बरतरफ कर देंगे जो उनके खिलाफ 2 मुजरिमाना मुकदमात की तहकीकात की क़यादत कर रहे हैं। स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने ट्रंप पर 2020 के इंतखाबात को अपने हक में करने की मुबैना कोशिशों और खुफिया दस्तावेज़ात के मुबैना गलत इस्तेमाल पर फर्द जुर्म आयद की थी, मगर ट्रंप जैक स्मिथ पर खुद को सियासी तौर पर मुकदमात में फंसाने का इल्ज़ाम लगाते आए हैं। और अब अमेरिकी मीडिया पर यह खबर आ रही है कि प्रोसिक्यूटर जैक स्मिथ ट्रंप के खिलाफ बनाए गए केसेस को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। मज़कूर आर्टिकल में बीबीसी ने यूक्रेन जंग के हवाले से ट्रंप की मुमकिना पॉलिसी पर जो तबसरा किया था वो हमने आपके सामने रखा। इसके अलावा इसी मौजू पर CNN ने भी तफसीली आर्टिकल शाया किया है, जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो है कि वो यूक्रेन जंग को 24 घंटों में ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे करेंगे। वो ये भी कह चुके हैं कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को कभी भी इस जंग को शुरू नहीं होने देना चाहिए था और अब ये कहने की कोई हैसियत नहीं है कि ये बयानात महज बेकार की मुबालगा आराई हैं। अब ये बयानात वो ऐनक बन गए हैं जिससे अमेरिका के नौमुंतखब सदर नाजियों के बाद यूरोप के सबसे बड़े तनाज़े को देखेंगे। ट्रंप एक काबीना ज़रूर बनाएंगे जो उनके इरादों की मजबूती या रफ्तार को ज़रा सा कम कर देगी, लेकिन बिलाखिर वो इस तनाज़े से बाहर निकलना चाहते हैं। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्ट्रेटेजिक लिहाज से यूक्रेन की जंग ने अब तक पेंटागन को निस्बतन आसान रास्ता फराहम किया है कि वो अमरीकियों की जान खतरे में डाले बगैर अपने दूसरे सबसे बड़े दुश्मन रूस को नीचा दिखा सके। ट्रंप को पहली मुद्दत के दौरान 2 चीज़ें नापसंद थीं, अखराजात बढ़ाने वाली बैरून मुल्क अमरीकी फ़ौजी मुदाखलत और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को परेशान करना। और मौजूदा सूरत हाल इन नापसंदीदगियों को बढ़ाती है। क्रेमलिन का ये इब्तिदाई रद्द-ए-अमल आया है कि अमरीका और रूस के ताल्लुकात उससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकते जितने इस वक्त बाइडेन के दौर में ख़राब हैं। तज्ज़ियाकार ये कह रहे थे कि रूस के लिए अगला साल एक संभल कर खेलने वाले जुए जैसा होगा। रूस के इक़दामात पर वक्त तेज़ी के साथ गुजर रहा है। मगरबी हुक्काम का ख्याल है कि रूस के लिए रोज़ाना तकरीबन 1200 हलाकतों या ज़ख्मियों का बोझ बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है, सिवाय इसके कि वो एक और गैर मकबूल फ़ौजी मुहिम जोई करे और ये भी कि अगले साल मॉस्को को अस्करी पैदावार और असलहे की हकीकी कमी का सामना हो सकता है। CNN के मुताबिक पुतिन ने अपने हालिया पत्ते इसी उम्मीद पर खेले थे कि ट्रंप जीतेंगे, जिनके बारे में पुतिन को यकीन है कि वो अपने इरादों के पक्के हैं और अमेरिका के तवील मुद्दती इत्तेहादियों को नज़रअंदाज करके अकेले ही आगे बढ़ेंगे। ट्रंप मुंतशिर मिजाज हैं और उनके बारे में कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। खासतौर पर बैरून मुल्क तनाज़ात जैसे पेचीदा और तवील मामलात में वो फौरी हल को तरजीह देते हैं, जैसा कि अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले करना, शुमाली कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग के साथ फेस टू फेस खड़े हो जाना और ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर कासिम सुलेमानी पर ड्रोन हमला कर देना। हम शायद ये कभी ना समझ सकें कि
क्या उन्होंने वाकई उस रास्ते पर गौर किया है जिस पर वो यूक्रेन को चलाना चाहते हैं, या फिर बात सिर्फ यही है कि वो जंग के बारे में कुछ सुनना या उस पर कुछ खर्च करना ही नहीं चाहते? जंग के आगाज से अब तक ये शायद यूक्रेन के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त है जब ट्रंप व्हाइट हाउस में दाखिल हो रहे हैं। मैदान जंग के तज्जियों से पता चलता है कि यूक्रेन ने अक्टूबर में गैर मामूली रफ्तार से अपनी ज़मीन खोई है। उनमें वो छोटे कस्बे भी शामिल हैं जिनकी शायद अपनी अहमियत इतनी ना हो, लेकिन मजमूई तौर पर यह ऐसा धचका है जिससे मशरिकी हिस्सा मजीद खतरे का शिकार हो गया है। नेटो की हिकमत अमली में तवील अरसे से खराबियां मौजूद हैं। बाइडेन इंतजामिया यूक्रेन को इतना असला भी नहीं देना चाहती थी कि रूस को शिकस्त हो जाए और गुस्से में तनाज़ा मजीद फैला दे, लेकिन बाइडेन रूस को गालिब आने की इजाज़त भी नहीं दे सकते थे। इसके बजाय नेटो ने यूक्रेन से कहा कि वो डटा रहे और ये उम्मीद रखी कि रूसी सदर पुतिन लड़खड़ा जाएंगे। CNN के मुताबिक यूक्रेन की मदद करने के हवाले से ये एक बहुत बड़ा तज़ाद था, मगर बहरहाल ये इससे बेहतर था कि यूक्रेन को हथियार डालने का ही कह दिया जाता। यानी वाज़ेह है कि अपने दूसरे दौरे इक़्तिदार में ट्रंप के सामने कई बड़े आलमी तनाज़ात हैं और दुनिया उनकी तरफ देख रही है। ट्रंप इन तनाज़ात के हल के लिए इलेक्शन मुहिम के दौरान ही बड़े बड़े वादे भी कर चुके हैं, मगर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार ट्रंप के आसपास ऐसे लोग हैं और उन्हें ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन दस्तयाब होगी जो उनके वादों को अमली जामा पहनाने की सलाहियत रखती हो, या फिर ट्रंप इससे महरूम रहेंगे क्योंकि उनकी साबिक़ा एडमिनिस्ट्रेशन के ज़्यादातर अफराद ने उनका साथ छोड़ दिया है। इस हवाले से CNN ने लिखा है कि ट्रंप इलेक्शन जीतने के बाद व्हाइट हाउस में वापस तो पहुँच जाएंगे, लेकिन उनके इत्तेहादी और नाक़दीन दोनों ही वाज़ेह कर चुके हैं कि ट्रंप का दूसरा दौर उनके पहले दौर जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रिपब्लिकन पार्टी अब मुकम्मल तौर पर ट्रंप की हो चुकी है और ट्रंप मुखालिफ शख्सियात को हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। ट्रंप ओवल ऑफिस में एक बार फिर काम करने के तजर्बे और इस शिकवे को साथ लेकर दाखिल होंगे जिसमें वो ये समझते हैं कि सिस्टम ने उन्हें कैसे नाकाम किया। ट्रंप इस मरतबा 2016 के इलेक्शन के बरक्स इलेक्टोरल कॉलेज वोटों में बढ़तरी के साथ साथ पॉपुलर वोट्स में भी जीत रहे हैं, जिससे उन्हें मुल्क गिर मैंडेट मिलने का दावा करने का मौका मिल गया है, जिससे महरूमी पर वो पिछली बार फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे। मगर इस बार ट्रंप को कुछ अहम शख्सियात का साथ हासिल नहीं होगा। CNN के मुताबिक वो अफराद जो ट्रंप के दौर में मामलात मुस्तहकम करने के लिए जाने जाते थे, जैसे कि चीफ ऑफ स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरीज, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, एक नेशनल इंटेलिजेंस एडवाइज़र और एक अटॉर्नी जनरल, ट्रंप के किरदार और सलाहियतों के बारे में इल्ज़ामात लगाते हुए उन्हें छोड़ चुके हैं और उनकी जगह मुशीरों और ओहदेदारों के एक ग्रुप ने ले ली है जो ट्रंप को काबू में रखने में दिलचस्पी नहीं रखते। ट्रंप के गलत इक़दामात के खिलाफ एक दीवार के तौर पर काम करने के बजाय इस बार जो लोग ट्रंप के लिए काम कर रहे हैं वो ट्रंप के ही नज़रियात को शेयर करते हैं और माजी के मुआवनीन के बरक्स उसूलों, रिवायात या कानून की परवाह किए बगैर ट्रंप के उन सख्त गिर वादों को बरकरार रखने का इरादा रखते हैं जो उन्होंने बतौर सदारती उम्मीदवार किए थे। CNN के मुताबिक जनवरी 2021 में जब ट्रंप ने ओहदा छोड़ा था, तब से ट्रंप के असर रसूख का महवर काफी हद तक बदल गया है। ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जेरेड कुशनर, जो एक जमाने में ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के सफ़े अव्वल के किरदार और व्हाइट हाउस के सीनियर अमले के तौर पर शुमार होते थे, वो ट्रंप के ओहदा छोड़ने के बाद से सियासत से दूर हो गए हैं। इवांका ट्रंप ये वादे कर चुकी हैं कि वो व्हाइट हाउस में वापसी का कोई इरादा नहीं रखती, जबकि जेरेड कुशनर से मुताल्लिक ज़राए का कहना है कि उनका अपनी प्राइवेट इक्विटी फर्म छोड़ने का इम्कान नहीं है। जबकि ट्रंप ने इस बार पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, एलॉन मस्क और सूजी वाइस जैसे अफराद पर इन्हिसार किया है। CNN के मुताबिक ट्रंप इन अफराद को नवाजने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेचैन लग रहे हैं जिन्होंने उनकी सपोर्ट की, जैसे कि रॉबर्ट F. कैनेडी जूनियर। उनकी तरफ से वैक्सीन से मुताल्लिक साजिशी नज़रियात पर यकीन रखने के बावजूद रॉबर्ट F. कैनेडी जूनियर ने हाल ही में कहा है कि ट्रंप ने उनसे कहा है कि अगर वो हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के महकमे को चलाना चाहते हैं तो वो उसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे। CNN के मुताबिक कानूनी मामलात के लिए ट्रंप इस बार ऐसे वकीलों को शामिल करेंगे जो उनके इंतहाई बुनियाद पर नज़रियात पर भी खदशात जाहिर करने के बजाय उनका कानूनी जवाब तलाश करने के लिए काम करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस, जहां इत्तेदाल पसंद रिपब्लिकन कभी कभार ट्रंप के इंतहाई गैर रिवायती रवैये पर तनकीद करते थे, मगर अब उनमें ट्रंप से तकरीबन यकसां वफादारी पाई जाती है और साथ ही पिछले 4 सालों में सदारती इख्तियारात को महदूद करने की कोशिशें भी बड़ी हद तक नाकाम हो गई हैं और ट्रंप मुखालिफ रिपब्लिकन या तो रिटायर हो चुके हैं या वोट आउट किए जा चुके हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्त पर समाअत हुई और उनके वकील ने उन्हीं नैब तरामीम का सहारा लेकर बरियत की दरख्वास्त की जिसके खिलाफ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट गए थे और इसे मुल्क पर बहुत बड़ा डाका करार दे रहे थे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि पहली बात ये कि रकम बैरून मुल्क से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई, फिर काबीना का फैसला है।
दूसरा लैंड मुंतकली है। इस पर इमरान खान के वकील ज़हीर अब्बास ने कहा कि जी बिल्कुल, और अब नैब तरामीम के बाद काबीना के फैसले को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। NCA की जानिब से फ्रीजिंग और डी फ्रीजिंग ऑर्डर सामने नहीं है। NCA की अभी तफ्तीश भी मुकम्मल नहीं हुई है। जब तक मेरा ज़ाती मुफाद साबित ना हो, काबीना के फैसले को नैब तरामीम से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस दौरान अदालत ने नैब तरामीम दिखाने की हिदायत की, जिस पर इमरान खान के वकील ज़हीर अब्बास ने काबीना फैसले को हासिल तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक नैब तरामीम अदालत में पढ़कर सुनाई। इस पर अदालत ने उनसे सवाल किया कि आपने इस मौके पर आकर क्यों बरी करने की दरख्वास्त दायर की, तो ज़हीर अब्बास ने जवाब दिया कि इस मौके पर बरी करने की दरख्वास्त इसलिए दी कि नैब तरामीम केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब तरामीम बहाल हुई। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि आपका ग्राउंड है कि ज़ाती मफाद साबित नहीं, इसलिए बरी करने की दरख्वास्त मंजूर की जाए। बरी करने की दरख्वास्त मुस्तरद करने का एहतसाब अदालत का फैसला पढ़ें। इस पर इमरान खान के वकील ज़हीर अब्बास ने जवाब दिया कि सिर्फ 2 पटिशनर्स हैं जिनके खिलाफ ये ट्रायल चल रहा है, बाकी 6 इश्तिहारी हैं। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि मेरिट पर एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में वजूहात नहीं दी, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एहतसाब अदालत के फैसले की वजूहात हमारे सामने नहीं है, जबकि जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि एहतसाब अदालत के फैसले की फाइंडिंग नहीं आई है, केस एहतसाब अदालत को भेज देते हैं, वो फैसला करके वजूहात भी देंगे। इस दौरान इमरान खान के वकील ज़हीर अब्बास ने अदालत से इस्तदा की कि वो एहतसाब अदालत को हिदायत दे कि वो 2 हफ्ते में हमारी दरख्वास्त पर फैसला करे। हतमी मरहले पर बरियत की दरख्वास्त आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसले के साथ ट्रायल कोर्ट उसको देखे। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत दरख्वास्त खारिज हो जाती है तो फिर ये जाने उनके मसाइल जाने। इस दौरान नैब के प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर तो एहतसाब अदालत ने फैसला ही नहीं किया। इस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि बुशरा बीबी कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, उनके हवाले से 35 गवाहों ने कुछ नहीं कहा। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बुशरा बीबी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वो इमरान खान की अहलिया हैं। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क दिए कि बुशरा बीबी की दरख्वास्त से मुताल्लिक भी हिदायत दे देते हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर दोबारा फैसला करने की हिदायत जारी कर दी। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में 9 सितंबर को इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने और इस केस से बरी करने की दरख्वास्त दायर की थी। इस दरख्वास्त की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल जारी रखते हुए इस हवाले से आज की समाअत तक फैसला सुनाने से रोक दिया था। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमले के मामले पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि काबीना इजलास में फैसला किया गया है कि IG इस्लामाबाद और उनके साथियों के खिलाफ जो इस हमले में मुलव्विस थे उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। पुलिस ने जो धावा बोला था, एक गैर कानूनी हमला किया था खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर, फिर वहाँ तोड़ फोड़ की और लाखों का नुकसान दिया, दरवाजे तोड़े, फर्नीचर तोड़ा, उसके अलावा गाड़ियाँ तोड़ी, बहुत जुल्म ज्यादती भी की, जबर और तशद्दुद भी किया, सरकारी एहलकारों को, MPs को, उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया, मारपीट भी की। तो ये सब कुछ हम अननोटिस्ड नहीं जाने देंगे। इसके हवाले से जो कानूनी इक़दाम हैं वो हम करेंगे और कल काबीना के इजलास में ये फैसला हुआ कि एडवोकेट जनरल साहब जो हैं वो इस सिलसिले में इक़दाम करेंगे और हम IG इस्लामाबाद और उनके साथ जो भी लोग हैं जो इस गैर कानूनी हरकत में हमले में मुलव्विस थे उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इस फैसले को वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने गैर संजीदा करार देते हुए कहा कि KP हाउस इस्लामाबाद हम सबका है, इसे दहशतगर्दों का गढ़ न बनाए। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है या एडवाइजर है और उसने ये बात की, आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस कैबिनेट की मीटिंग में क्या बात हुई, बात ही हुई कि वही जो कुछ लोग IG इस्लामाबाद और दूसरे लोग KP हाउस के अंदर आए, हम उसका ये करेंगे, ये वो करेंगे, उस पर दहशतगर्दी के पर्चे काटेंगे, उस पर फला करेंगे। मुझे इस पर भी हैरत हुई कि किस तरह बात कर देते हैं। गंडापुर साहब किस तरह बातें करता है, किस तरह नॉन सीरियस बातें करते हैं। KPK की पार्लियामेंटेरियन का हाउस है, KPK का हाउस है, हम सब का हाउस है, ना आपके बाप दादा का जागीर है, न मेरा, न किसी और का, मगर इसको दहशतगर्दी और टेररिज्म हाउस न बनाए। आज प्रोग्राम में इतना ही, अल्लाह हाफिज।